हाँ, ये सिलेबस है। मैं आप लोगों को पहले सिलेबस के बारे में बता दूं। लगभग सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं अपने तरीके से उसको बता रहा हूँ। ये प्री का सिलेबस है। एक्चुअली प्री का सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ कि प्री और मेंस के सिलेबस में बहुत ज्यादा समानता है। अभी जो नया सिलेबस आया है उसको ध्यान में रखते हुए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, तो ये जो पहला ये पहला जो पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं हम मेंस के इसमें पढ़ेंगे। अभी मेंस का सिलेबस में बता रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में मिलेगा। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई, अधोसंरचना का विकास। ये भी जो है मेंस में दिया हुआ है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, ये दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, ये आपको पूरा इसमें मिल जाएगा, है ना। इसके बाद आगे ये जो संस्थाएं दी गई हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इंडियन परिप्रेक्ष्य में जो सिलेबस है वो आपके सिलेबस में नहीं है। और ये जो संगठन दिए हुए G20, सार्क, आसियान, इसके अलावा जो है मेंस में दिए, मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए। ये मेंस में संगठन बिल्कुल डिफरेंट है ना। वहां पर आपके WTO दिया हुआ है, विश्व बैंक दिया हुआ है, ADB दिया हुआ है ना, IMF दिया हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है वहां पर दिए हैं और यहाँ पर एकदम अलग दिए हुए हैं। G20, सार्क, आसियान, ये दिया हुआ। मतलब MP का जो सिलेबस है, MP इकोनॉमी का सिलेबस दोनों में सेम है। इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस में काफी अंतर है प्री और मेंस के सिलेबस में, है ना। तो ये मैंने आप लोगों को अभी प्री का सिलेबस बताया। इसके बाद आता है मेंस का सिलेबस। मेंस में ये है ना, मेंस का ही सिलेबस है। तो उसमें पहला इसमें पहला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। ये एक्चुअली सिलेबस में नहीं था, लेकिन इसके क्वेश्चन पहले आया करते थे। यानी 2019 तक जो सिलेबस था उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं हुआ करता था, लेकिन इसके क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है एकदम, विकसित भारत @2047, है ना। कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, ये जो है अलग संदर्भ में आपके सिलेबस में था। पहले आपके सिलेबस में पहले था कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र के मुद्दे तथा पहल, ऐसा करके सिलेबस में था। और अब इसने थोड़ा सा अलग तरीके से दिया। चीजें वही हैं सब, उसमें सारी चीजें आ रही थी जो इसमें अभी मेंशन की हुई है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, ये वही का वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब ये प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न, ये एक्चुअली MP के संदर्भ में था और अभी भी है। भारत के संदर्भ में ऐसा मेंशन नहीं था, लेकिन कृषि क्षेत्र के मुद्दे तथा पहल में इसको पढ़ते थे। और आप नोट्स देख, मेरी बुक है उसमें आप देखेंगे तो सब दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है। सिलेबस में कृषि क्षेत्र के मुद्दे थे टॉपिक में, तो मैंने क्या है उसको ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें पहले से मेंशन की हुई थी। चुनौतियां, ये कृषि संबंधी है चीजें, किसान संकट है, मौसम पर निर्भरता है, घटती उत्पादकता है, ये भी कृषि से रिलेटेड है। सरकारी पहल, PM किसान, NMSA और विभिन्न योजनाएं, ये मैं आगे बताने वाला हूं। इसके बारे में मैंने अपने तरीके से ही सिलेबस डिजाइन किया हुआ, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। कृषि मूल नीति, ये भी कृषि से रिलेटेड है। मूल संवर्धन, कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण, ये भी कृषि से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आ जाता है उद्योग से रिलेटेड।
भारत में औद्योगिक नीतियां और औद्योगिक विकास, इसको भी मैंने बुक में दिया हुआ था पहले। फिर विनिर्माण और अधोसंरचना, ये भी उद्योग से रिलेटेड है। फिर आता है आतिथ्य और पर्यटन, विदेशी मुद्रा में योगदान, और भारत में वस्तु सेवाओं का मानकीकरण, ये दोनों जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले दो चीजें ये आती हैं उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत, यानी भारत में औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक विकास और विनिर्माण और अधोसंरचना, मेक इन इंडिया, अधोसंरचना परियोजनाएं, ये दोनों जो है उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, और नीचे के 2 पॉइंट है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से ये डिवाइड किया हुआ है। तो ये पहली यूनिट है। इसमें मुझे जो है अभी आप लोगों को केवल वो चीज करानी है जो सिलेबस में नहीं है ना, पहले। इसके बाद जो बच्चे पुराना भी पढ़ना चाहेंगे तो वो वाला मैं कराऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नया पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे पहले वो वाला कराना पड़ेगा जो एकदम नया है। ये पहले से कहीं भी उसका मेंशन नहीं था सिलेबस में, है ना। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे फिर पुराना भी कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा भी बोल रहे हैं कि हमें पुराना भी पढ़ना है, यानी सभी पढ़ना है। तो दोनों तरह के जो स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रखते हुए मुझे चलना पड़ेगा, है ना। पहले नया होगा और फिर उसके बाद जो बचा हुआ पुराना है वो भी कराऊंगा, ठीक है। दूसरी यूनिट जो है ये पूरी की पूरी जो है पुरानी है। इसमें मेरे ख्याल से एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो, हाँ, इसमें खाद्य सुरक्षा जो है वो उसमें नया मेंशन किया हुआ है, लेकिन वो लोक वितरण प्रणाली या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उसको कहीं ना कहीं पढ़ते थे, और इसको भी मैंने बुक जो है उसमें दिया हुआ था पहले से, है ना। पुराने सिलेबस में था एक्चुअली 2019 तक खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों टॉपिक हुआ करते थे। 2020 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो उसमें खाद्य सुरक्षा उन्होंने हटा दिया और पीडीएस को जो है उसमें ऐड किया था, मतलब पीडीएस उसमें रखा था, और अभी जो है उन्होंने खाद्य सुरक्षा भी ऐड कर दिया। मतलब जब ऐड करना था तो हटाने की क्या मतलब, पहले था, बीच में हटा दिया और फिर वापस से ऐड कर दिया है ना। तो इस तरह के नाटक रहते हैं। तो ये सारी चीजें लगभग वही हैं। इसमें थोड़ा सा जैसे विदेशी व्यापार है, मूल संरचना दिशा, ये थोड़ा सा अलग है, ये वर्डिंग अलग है। बाकी हम जो है विदेशी व्यापार के अंदर सारी चीजें पढ़ लेते हैं, जब विदेशी व्यापार पढ़ते हैं तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मूल है, संरचना है, उसकी दिशा ऐसा करके दिया हुआ है, उसमें है कुछ नहीं। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। इसमें कुछ चीजें ये देखिए, ये मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये एक्चुअली जो प्री में टॉपिक दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति करके, उसके अंतर्गत ये चीज आएगी। आत्मनिर्भर भारत, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम ओडीओपी, ये जो है आपके प्री के अंतर्गत है, प्री में भी दिया हुआ है। प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, जोत, ये जो है पुराना टॉपिक है, पुराने सिलेबस में था आपके। खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भंडारण, भंडारण पहले से ही था, और ये फर्स्ट यूनिट में भी हमने देखा है, सॉरी सेकंड यूनिट में देखा है, खाद्य सुरक्षा लोक वितरण प्रणाली। तो उसको हम एक साथ दोनों के लिए पढ़ेंगे, मतलब राष्ट्रीय संदर्भ में पढ़ लेंगे और एमपी के संदर्भ में भी उसको पढ़ लेंगे। उद्यान की, पशुधन, डेयरी विकास, ये जो है पुराना सिलेबस है, पुराने में आपको दिया हुआ है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र के अधोसंरचना विकास, ये पुराना ही है, ये पूरा का पूरा पुराना है ये लाइन। एमएसएमई और पारंपरिक उद्योगों का विकास, ये प्री में भी है, और ये जो है नया है मेरे ख्याल से ना, नहीं था, पहले से था, एमएसएमई था पहले। तो भारत में ग्रामीण शहरी विकास, जनजातीय अर्थव्यवस्था, कृषि पद्धति, प्रमुख वनोपज, कृषि पद्धति पहले से थी, और वनोपज, हस्तशिल्प, हाट बाजार, ये नए हैं। पर्यटन, व्यापार, निवेश, ये पर्यटन, व्यापार, निवेश, ये एक्चुअली जो है राष्ट्रीय स्तर पर जब पढ़ेंगे तो उसको जो है यहाँ पर
मध्य प्रदेश के स्तर पर पढ़ लेंगे। इसमें क्या डेटा थोड़ा सा अलग से बताने रहेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो दोनों एक साथ चीजें हम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फिर ये चौथी यूनिट आती है मध्य प्रदेश में सामाजिक आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, शिक्षा कौशल, ये सब नए हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए नीतियां, वन, जल, खनिज नए हैं। वित्तीय सामाजिक समावेशन एवं कल्याणकारी योजनाएं। एक्चुअली वित्तीय समावेशन हमने पहले भी देखा है, ये पुराने सिलेबस में था वित्तीय समावेशन। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन को जब हम केंद्रीय स्तर पर पढ़ेंगे, भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, तो वहीं पर जो है एमपी के संदर्भ में भी हम इसको पढ़ लेंगे। तो अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल्याणकारी योजना होगी। मध्य प्रदेश का सांख्यिकी प्रभाव, ये जो है पहले से ही है, पुराना सिलेबस है ये। संसाधन, मानव संसाधन की उत्पादकता और रोजगार, ये पुराने सिलेबस में था, है ना, पुरानी है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, ये प्री के अंतर्गत है। प्री में दोनों में एक साथ पढ़ेंगे। राज्य का राजस्व, व्यय, ऋण एवं राजकोषीय अनुशासन। तो इस तरीके से 4 यूनिट यहाँ पर मैंने बताई हैं। 5वीं यूनिट इसको अलग से कराया जाएगा, मैं नहीं कराऊंगा, है ना, कोई अलग से जो फैकल्टी है वो कराएगी, है ना। तो जिसको करना है तो वो कर सकता है बाद में, लेकिन मैं जो है ये 4 यूनिट कराऊंगा। 4 यूनिट में पहले वो टॉपिक कराए जाएंगे जो एकदम नए हैं, और बाद में पुराने टॉपिक भी मैं कराऊंगा, जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ सकते हैं। ये मैंने जो है थोड़ा सा अलग तरीके से, ये तो खैर वही है जो सिलेबस में क्लियर मेंशन है आपके। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, विकसित भारत @2047, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणा, ये वही है। फिर मैंने क्या किया है कि पहली जो यूनिट है, ये पहली यूनिट फर्स्ट है ना, उसको मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से यहां पर बताने का प्रयास किया है, ताकि आपको सिलेबस समझ में आ जाए कि भाई किसमें क्या चीज आती है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को मैंने इससे डिवाइड किया है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र। अब जो आपकी सिलेबस में पहली यूनिट है उसको मैंने इस तरीके से लिखा है कि किसमें कौन सा टॉपिक आएगा, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि क्षेत्र आता है। इसमें आपके सिलेबस की जो पहली यूनिट है उसमें इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। ये देखिए, प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न तथा जोत, है ना, ये इसमें टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, वो इसमें आएगा। भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियां, इसके अंतर्गत क्या आ रहा है, घटती उत्पादकता, किसान संकट, मौसम पर निर्भरता, ये आपके सिलेबस में दिया गया है, ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। फिर सरकारी पहल, पीएम किसान योजना, NMSA का मतलब होता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और विभिन्न योजनाएं, ठीक है। ये जो है NMSA दिया हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसका डिटेल हम पढ़ेंगे। 2014-15 से ये कार्यक्रम चल रहा है ना, कृषि मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके आगे कृषि मूल नीति, विपणन एवं वित्त, ये सी के अंतर्गत आएगा, कृषि के अंतर्गत आएगा। फिर मूल संवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण उद्योग जो है, कृषि मूल नीति के अंतर्गत MSME आ जाती है, सॉरी MSP आ जाएगी, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। विपणन, अभी जैसे हमने उद्यमता प्रबंध के अंतर्गत आगे हम पढ़ेंगे, उसी से संबंधित विपणन है, वित्त है ना। किसानों की जो आय है उसको दुगना करने के संबंध में जो लक्ष्य डिसाइड किया गया है उसी के अंतर्गत आएगा, है ना। और कृषि उद्योग संबंधित जो चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी, 5वें पॉइंट के अंतर्गत ना। तो ये हो जाता है इस तरीके से कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपके सिलेबस में जो चीजें दी गई हैं वो सारी ऐसी आएंगी। फिर इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं। उद्योग के अंतर्गत आपके सिलेबस में जो पॉइंट दिए गए हैं उसमें ये चीजें आएंगी। भारत में औद्योगिक नीतियां तथा औद्योगिक विकास, विनिर्माण तथा अधोसंरचना, फिर मेक इन इंडिया तथा अधोसंरचना योजनाएं, परियोजनाएं, ये जो है 3 पॉइंट आएंगे आपके द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग के अंतर्गत, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। सिलेबस पूरा वही है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से डिजाइन किया, डिफाइन किया है कि ताकि आपको चीज समझ में आ जाए कि कहाँ किसको हम कैसे पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आतिथ्य और पर्यटन आता है।
विदेशी मुद्रा आय में इसका योगदान, इसी के योगदान के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। फिर आता है भारत में वस्तु तथा सेवाओं का मानकीकरण, तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है चीजें। तो इस तरीके से जो है हमें पढ़ना है, यानी अगर हम कृषि उठाते हैं तो कृषि के अंतर्गत सारी चीजें एक साथ हम पढ़ लेंगे। उसमें कुछ चीजें एमपी की भी आ जाएंगी, है ना, जैसे कृषि जोत है तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, फसल चक्र है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो सभी जगह सेम ही रहेगा, चाहे हम एमपी की बात करें चाहे भारत की बात करें, उसमें कुछ डेटा चेंज हो जाते हैं बस। तो डेटा आपको ध्यान रखना है एमपी के संदर्भ में, बाकी जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वही रहेंगे। फसलों का वर्गीकरण ये अलग हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है ये आपका सिलेबस रहेगा। ये पहली यूनिट की मैंने यहाँ पर बात की है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो है ये टॉपिक आपके दिए गए हैं, तो इस तरीके से आपको इसमें बताना, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा स्टार्ट इस तरीके से किया है, अर्थव्यवस्था को समझाने के पर्पज से मैंने कुछ चीजें बताई हैं, हालांकि ये सिलेबस में नहीं आपके, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था एक्चुअल में है क्या, है ना। अर्थव्यवस्था की अवधारणा को समझने के लिए, उसको विकसित करने के लिए मैंने पहले अर्थव्यवस्था को यहाँ पर बताया है कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनको हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, है ना। और आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं ये देखो आप लिखी हुई हैं, अर्थव्यवस्था से आशय ऐसी गतिविधियों से जिसके अंतर्गत समस्त आर्थिक जो कार्यकलाप हैं, जो क्रियाएं हैं, उनमें उत्पादन है, विनिमय है, वितरण है, उपभोग है, राजस्व है का नियंत्रण, प्रबंध, संचालन किया जाता है। इसमें चार चीजें, वैसे स्वामित्व भी आता है, स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबंध, संचालन किया जाता है ना। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं 5 प्रकार की मूल रूप से होती हैं, मतलब इन 5 प्रकार की आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनमें पूरी अर्थव्यवस्था समाहित हो जाती है, सब कुछ आ गया, इससे बाहर कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। तो इन सभी का स्वामित्व, इनका नियंत्रण करना, इनका प्रबंध करना, इनका संचालन करना, इसको जो है अर्थव्यवस्था माना जाता है। ये है अर्थव्यवस्था की परिभाषा या इसका अर्थ। जितनी भी आर्थिक कार्यकलाप है उसमें उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग, राजस्व। देखिए उत्पादन, इसमें 3 चीजें हैं वैसे देखा जाए, मैंने केवल उत्पादन लिखा है, उत्पादन, निर्माण और विनिर्माण आता है ना। उत्पादन, निर्माण और विनिर्माण, है ना, 3 चीजें आती हैं इसमें। उत्पादन यानी प्रोडक्शन, निर्माण मैन्युफैक्चरिंग, है ना, और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, और विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंग्लिश में कहा जाता है ना। कोई नई वस्तु है उसको उत्पादित किया जाता है ना। उत्पादित जो वस्तु है उसी से हम वस्तु बनाते हैं, उसको बोलते हैं निर्मित वस्तु, है ना। उत्पादित वस्तु का जो कच्चा माल है उसका उपयोग करके हम वस्तु जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, निर्मित वस्तु, है ना। जैसे मैंने कई उदाहरण भी बीच में आप लोगों को दिए हैं, जैसे गेहूं का उत्पादन होता है ना। आपने ऐसा कभी नहीं सुना हो गेहूं का निर्माण हुआ, दूध का निर्माण हुआ, है ना। गेहूं का उत्पादन होता है, दूध का निर्माण होता है, फिर गेहूं से आटा निर्मित होता है ना, आटा बनता है, और आटे से फिर रोटी विनिर्मित होती है ना। तो उत्पादन, उत्पादित वस्तु से निर्मित वस्तु बनती है और निर्मित वस्तु से विनिर्मित वस्तु बनती है ना। तो सबसे पहले क्या होती है, उत्पादन होता है। इसलिए उत्पादन जो होता है वो प्राथमिक कार्य है, इसलिए उसको प्राथमिक क्षेत्र में हम सम्मिलित करते हैं, है ना। उत्पादन सबसे पहले होता है इसलिए हम उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। जैसे कृषि है तो कृषि का उत्पादन होता है, कृषि में उत्पादन होता है, कृषि में कोई चीज बनती नहीं क्योंकि वो प्राथमिक कार्य होता है, ठीक है। पशुपालन है, ये भी प्राथमिक कार्य होता है, प्राथमिक क्षेत्र है। दूध का उत्पादन होता है, दूध का निर्माण नहीं होता है ना, ठीक है। तो पहले वस्तु बनती है, मतलब उत्पादित होती है, फिर उससे निर्मित होती है और फिर उससे विनिर्मित होती है ना। दूध का उत्पादन हुआ, दूध से फिर दही बना,
निर्मित हुआ, और दही से पनीर बन गया, विनिर्मित हो गया, है ना। गन्ने का उत्पादन हुआ, गन्ने से जो है चीनी का निर्माण हुआ, फिर उससे गुड़ का भी निर्माण हुआ, है ना। मैंने एक और एक उदाहरण दिया था कि रबर के पौधे का उत्पादन होता है, रबर का पौधा उत्पादित होता है जिसको सरिंगा ट्री बोलते हैं, है ना। रबर जिससे बनता है उसको सरिंगा ट्री बोला जाता है, सरिंगा ट्री उसका नाम है, सरिंगा ट्री। तो सरिंगा ट्री जो है उत्पादित होता है, तो उत्पादन हो गया उसका, फिर उससे उसको काटा जाता है, सरिंगा ट्री को वी शेप में काटते हैं, उससे एक पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं लेटेक्स। सरिंगा ट्री जो पौधा है उसका पहले उत्पादन होता है, फिर उससे रबर बनता है। रबर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको वी शेप में काटा जाता है इस तरह से, तो उससे एक प्रकार का पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं लेटेक्स। लेटेक्स जो है, लेटेक्स से ही रबर बनता है, तो रबर निर्मित वस्तु है ना, रबर निर्मित वस्तु हो गई। फिर रबर से क्या बनता है, रबर से टायर ट्यूब बनाए जाते हैं, तो रबर से जो टायर ट्यूब बनाए जाते हैं वो विनिर्मित वस्तु के अंतर्गत आते हैं, वो विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग उसको बोलते हैं। तो आई बात समझ में, उत्पादन, निर्माण और विनिर्माण कैसे होता है, ऐसे उसको समझना है, एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। विनिमय, एक्सचेंज, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना देना, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, उसको वस्तु विनिमय बोला जाता है, बार्टर एक्सचेंज इंग्लिश में कहते हैं, है ना। जब हम कोई वस्तु उत्पादित करते हैं या निर्मित करते हैं तो विनिमय किया जाता है, आदान प्रदान होता है वस्तुओं का। फिर वितरण होता है, वितरण यानी जो भी वस्तु उत्पादित हुई है उसको संबंधित जो उपभोक्ता है उस तक उसको पहुंचाया जाता है, उसको कहते हैं वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वो वितरण होता है, उसके बाद उपभोग होता है, कंजम्पशन होता है, वो उसका यूज करता है, उपभोग करता है, और इन सभी से राजस्व की प्राप्ति होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। ये सब क्यों हम करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो विनिमय हो, वितरण हो, उपभोग हो, सभी के लिए जो है राजस्व जनरेट होता है। और इन सभी जो आर्थिक कार्यकलाप हैं इनका स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबंध तथा संचालन जो होता है, इन सभी गतिविधियों को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैंने यहां पर थोड़ा सा अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में संबंध बताने का प्रयास किया है। देखिए, अर्थशास्त्र जो होता है एक ऐसा विषय है जिसमें आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है ना। आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र, यानी इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी बोला जाता है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, है ना। और अर्थशास्त्र के जनक आप सभी जानते ही हैं, एडम स्मिथ कहे जाते हैं। एडम स्मिथ ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हुए हैं और वेल्थ ऑफ नेशन उन्होंने पुस्तक लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 का ये उनका ग्रंथ है, बुक है उनकी, और इसी बुक के प्रकाशन के साथ ही इकोनॉमिक्स नामक नए विषय का उदय हो जाता है, उद्भव हो जाता है ना? तो ये है अर्थशास्त्र, और इसमें आर्थिक जो सिद्धांत हैं उनको जो है उनका अध्ययन किया जाता है, और उन्हीं सिद्धांतों का जब हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। यानी अर्थशास्त्र जो है सिद्धांत है और अर्थव्यवस्था व्यवहार है। दोनों में फर्क क्या है, सिद्धांत और व्यवहार में फर्क है ना। जब हम आर्थिक सिद्धांतों की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है। जब उन सिद्धांतों का, उन आर्थिक सिद्धांतों का जब हम प्रयोग करते हैं, उनको व्यवहारिक रूप में देखते हैं तो उसको कहा जाता है अर्थव्यवस्था। तो मैंने इसको अपने तरीके से बताया है, जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला है ना। अपने तरीके से मैंने इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला है और उसका व्यवहारिक रूप। जब हम उन सिद्धांतों को, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तो उसको कह दिया जाता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल मैंने दिए हैं,
जैसे मुद्रास्फीति है, इसको अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या है, उसका व्यवहारिक रूप क्या होता है, महंगाई, मुद्रास्फीति ज्यादा होती है तो महंगाई होती है, तो उसको हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। लॉर्ड कीन्स ने एक सिद्धांत दिया, रोजगार का सिद्धांत, ये हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के वहां पर, है ना, बेरोजगारी का जो टॉपिक है वहां पर जो है हम इस सिद्धांत को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत दिया गया ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, और इससे हम इसके द्वारा हमें किसकी जानकारी मिलती है, किसके बारे में पता चलता है, बेरोजगारी के द्वारा पता चलता है। तो बेरोजगारी जो है ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ अपनी तरीके से एग्जाम्पल दिए हैं समझने के हिसाब से, बाकी इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये नहीं आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में दिए नहीं है। और अगर डिटेल में जाएं तो अर्थशास्त्र जो है दो भागों में बांटा हुआ है, एक बोलते हैं मैक्रो, एक माइक्रो बोला जाता है ना, दो प्रकार से इसका डिवाइडेशन किया गया है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझ विकसित करने के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक को कहते हैं व्यष्टि, एक को कहा जाता है समष्टि। माइक्रो और मैक्रो, है ना, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म बोलते हैं, है ना, व्यष्टि, और माइक्रो मतलब समष्टि बोलते हैं, उसको बृहद बोला जाता है। मतलब जैसे हम कहते हैं माइक्रो, तो माइक्रो में क्या होता है कि किसी अर्थव्यवस्था के किसी एक पार्ट का अध्ययन करते हैं, है ना। माइक्रो जो इकोनॉमिक्स होता है उसमें केवल अर्थव्यवस्था के किसी हिस्से का अध्ययन करते हैं, किसी एक पार्ट का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई फर्म है, कोई एक उद्योग है ना, कोई एक पर्टिकुलर कृषि का क्षेत्र है, उसका हम अध्ययन करते हैं, जैसे पशुपालन का अध्ययन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो। मैक्रो मतलब होता है बृहद अध्ययन, मतलब सभी तरह की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन, यानी पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो, है ना। जैसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो वो कहा जाएगा मैक्रो अध्ययन। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मान लीजिए कपड़ा उद्योग का हम अध्ययन करते हैं, किसी एक कंपनी का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो कहा जाएगा माइक्रो, है ना, ठीक है। इसके उदाहरण में जैसे राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का जो अध्ययन है उसको कहा जाता है मैक्रो अध्ययन, है ना, मैक्रो। अगर हम किसी की एक व्यक्ति की आय का अध्ययन करें उसको हम कहते हैं पर्सनल इनकम, पीआई। एक होता है पीसीआई और एक होता है पीआई, पर कैपिटा इनकम, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, है ना, और इसको कहते हैं व्यक्तिक आय, है ना। तो प्रति व्यक्ति आय जो है इसको कहा जाता है मैक्रो स्टडी, है ना। और पर्सनल इनकम जो है ये है माइक्रो, है ना, मतलब एक एक व्यक्ति का अध्ययन, ये व्यक्तियों का एवरेज अध्ययन होता है, एवरेज आय का पता लगाया जाता है, मतलब पूरे भारत में एवरेज जो इनकम है व्यक्तियों की उसको हम कहते हैं पीसीआई। ये पूरा राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब हम एक एक व्यक्ति का अलग से अध्ययन, एक एक व्यक्ति की आय का अध्ययन करते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो उसको बोला जाता है पीआई, है ना। तो पीसीआई ये एवरेज इनकम है सभी की, और पीआई जो है ये सभी की अलग अलग इनकम है ना। जैसे उसमें आती है ना रिलायंस जो कि इंडस्ट्री के जो मालिक है, मुकेश अंबानी की कितनी इनकम है ना। तो अलग अलग लोगों की जो इनकम हम आकलित करते हैं तो वो पीआई होती है। तो पीआई जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, और पीसीआई जो है ये मैक्रो के अंतर्गत आता है। पूरे भारत के लोगों की एवरेज इनकम हम देखते हैं, ठीक है। तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैटर, मैंने वैसे ही बताया है। अब यहां से हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये है मुद्दे की बात। पहला टॉपिक आपके सिलेबस में जो दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, ये है पहला टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, 10 मार्क्स है ना।
10 मार्क्स से इसको पूछ सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको 2 नंबर में भी पूछी जा सकती हैं, और बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। इनका सभी का डिटेल भी आगे हमें पढ़ना रहेगा, है ना। यहाँ पर एक तरीके से आपको इकोनॉमिक्स का ट्रेलर देखने को मिलेगा, है ना। जितने भी पॉइंट आएंगे ये ट्रेलर तरीके से हैं, और इन्हीं का सभी का भी डिटेल होगा, यानी पिक्चर अभी बाकी है ना। अभी केवल ट्रेलर यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पहला इसका पॉइंट है। एक्चुअली भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये प्राचीन काल से सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध रही है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो उसका इंट्रोडक्शन भी आपको देना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट हम कैसे करें, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक वाइज स्टार्टिंग बताइए कि हम किसी टॉपिक का हम आंसर अगर लिखते हैं तो उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नंबर लाने के संबंध में। तो इसको स्टार्ट आप कैसे करेंगे, इसको स्टार्ट आप जो है सोने की चिड़िया से कर सकते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता रहा है। लेकिन मध्यकाल में, ब्रिटिश काल में, खासतौर से ब्रिटिश काल में भारत की स्थिति जो है दयनीय हो गई। दयनीय क्यों हो गई? क्योंकि ब्रिटिश जो शासन की नीतियां थी वो भारतीय अर्थव्यवस्था के खिलाफ थी। तो इस कारण से भारत की स्थिति दयनीय हो गई। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक नियोजन के रूप में भारत ने विकास के पथ पर आगे बढ़ना प्रारंभ किया, और आज भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। इस तरह से आपको जो इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, 3 से 4 लाइन में ये मैटर आपका कवर हो जाए, है ना। स्टार्ट आपको कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है सोने की चिड़िया से, और एंड कहाँ करना है? विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। ऐसे आपको इसको एंड करना है। ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ऐसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, और फिर जो है इसके पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। इसको हम 2 तरीके से बता सकते हैं। इसका आंसर हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। मैंने अभी क्या किया है कि मैंने ओवरऑल पॉइंट लिखे हैं, फिर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा। इसको हम सकारात्मक और नकारात्मक 2 हिस्सों में बांट करके इसकी लक्षण विशेषताएं बता सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सकारात्मक हैं और कुछ नकारात्मक हैं। तो मैंने अभी क्या किया है कि अभी एक साथ पॉइंट लिख दिए हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे, बाइफरगेट कर देंगे, है ना। तो 2 तरीके आपके पास हैं। आप जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हैं। आप सीधा सीधा वैसा लिखना चाहो वैसा भी लिख सकते हैं। दोनों को अलग अलग करके लिखना चाहो वैसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो पहला सबसे पहले ये पॉइंट जो आता है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। मिक्स इकोनॉमी एक्चुअली सरकारी नियंत्रण के आधार पर जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है ना। ये सरकारी नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के स्वरूप हैं। सरकारी नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के स्वरूप 3 है ये। एक है पूंजीवादी, दूसरी है साम्यवादी, या इसको समाजवादी बोल देते हैं, थोड़ा सा फर्क है, और तीसरी है मिश्रित। ये 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं जो है विश्व में प्रचलित हैं। हालांकि अभी साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलन नहीं है, लगभग ना के बराबर है। अभी जो अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं पूंजीवादी है और मिश्रित है। लेकिन ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही हैं, है ना। तो ये सरकार के नियंत्रण के आधार पर है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो है ज्यादातर काम निजी क्षेत्र में पूंजीपतियों द्वारा किए जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। जिनके पास ज्यादा पूंजी होती है उसको बोलते हैं पूंजी के पति। पूंजी के पति बन जाते हैं,
क्योंकि पूंजी ज्यादा है ना। एक पत्नी के पति होते हैं और वो पूंजी के पति हो गए क्योंकि ज्यादा पूंजी वाले, ठीक है। तो पूंजीपतियों के हाथों में जो है ज्यादा सत्ता होती है, पूंजीपतियों द्वारा जो है किसी उद्यम का प्रबंध संचालन किया जाता है, तो हम उसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक्चुअली ये जो डिवाइडेशन है ये मुख्य तौर पर प्रबंध संचालन के बेस पर है ना। निजी क्षेत्र में प्रबंध संचालन होता है तो उसको बोलते हैं पूंजीवादी, सरकारी क्षेत्र में जो प्रबंध संचालन होता है तो उसको साम्यवादी बोला जाता है, जब मिक्स होता है तो उसको मिश्रित बोल देते हैं, ऐसा हम उसको समझ सकते हैं। उद्यम का प्रबंध संचालन जब पूरी तरीके से निजी क्षेत्र में होता है तो पूंजीवादी, जब पूरी तरीके से सरकारी क्षेत्र में होता है तो साम्यवादी, जब दोनों मिक्स होता है यानी निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र दोनों में होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है, जो हमारे यहाँ पर प्रचलित है, ठीक है। इसको कहते हैं सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व इसमें पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो पहली जो औद्योगिक नीति थी 1948 में आई थी। भारत की पहली जो औद्योगिक नीति 1948 की मानी जाती है, उस समय उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जो है वो प्रस्तुत की थी वो औद्योगिक नीति। तो वहीं से जो है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव कब से पड़ी मानी जाती है, प्रथम औद्योगिक नीति जो 1948 में आई वहां से जो है इसको प्रचलन में माना गया, इसकी नींव पड़ी और आज तक ये प्रचलित हो रही है, आज ये संचालित है। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कहीं न कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है या अग्रसर है, ऐसा करके भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर एनएलटी का क्वेश्चन पूछे तो ऐसा पूछ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। समझ में क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है, इस कथन को समझाइए, ऐसा करके आपको पूछ सकता है। तो आपको जो है पहले की स्थिति से लेकर के अभी तक की स्थिति आपको बताना है। उसमें पहले क्या होता था, पहले जो है औद्योगिक लाइसेंसिंग कठोर थी, ज्यादातर उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होता था। अभी जो है केवल 4-5 ही उद्योग हैं बचे हैं जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है, बाकी के लिए नहीं है, लो तो ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत पहले जो है बहुत सारे उद्यम हुआ करते थे। नई उद्योग नीति आई उस समय जो 18 ऐसे उद्योग थे जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, वो धीरे धीरे कम होते हुए अब अगर देखा जाए तो एक ही बचा हुआ है पूरी तरीके से, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, है ना। रेल परिवहन भी जो है प्राइवेट सेक्टर में आ गया है ना। वैसे 2 थे पहले, रेल परिवहन और परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, लेकिन रेल परिवहन भी जो है प्राइवेट सेक्टर में आ गया है, यानी प्राइवेट सेक्टर में रेल परिवहन हो रहा है। तो अब अगर हम ये कहें कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने उद्यम अभी काम कर रहे हैं जो केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं हो सकती है, तो केवल एक ही है, वो है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन। तो ये क्या है, ये पूंजीवाद की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति है, उसमें यही तो आपको बताना है, ठीक है। पहले MRTP एक्ट था, अब उसकी जगह प्रतिस्पर्धा आयोग आ गया है ना। पहले जो है मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट था। ये है एक्ट 1979 का था। ये मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट इसको कहा जाता है। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम इसको हिंदी में कहते हैं। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट
एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, इसी के तहत जो है 1970 में MRTP आयोग बन गया 1970 में। लेकिन ये जो आयोग था ये कहीं ना कहीं जो है कंपटीशन को बढ़ाने में कारगर नहीं हुआ। एकाधिकार को प्रतिबंधित करने में तो कारगर हुआ, लेकिन कंपटीशन बढ़ाने में कारगर नहीं हुआ। तो इसकी जगह आ गया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, अधिनियम भी इसको कहते हैं, अधिनियम के अंतर्गत आता है भारतीय सॉरी 1969 का है ये, हाँ 1969 और फिर 70 साल प्रतिस्पर्धा आयोग बना, इसको कहते हैं CCI। ये है 2003 का है कि 2 का है? 2 का है। 2002 का अधिनियम है, उसके तहत जो है ये अधिनियम, ये आयोग बना है। ये आपके सिलेबस में भी है, एक्चुअली पॉलिटी के सिलेबस में पढ़ते हैं इसको, वहां पे दिया हुआ है, पहले भी था अभी भी है ना। तो ये सारी चीजें आपको बताना है किसमें, पूंजीवाद की ओर अग्रसर अगर पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है या उसकी बढ़ने की प्रवृत्ति है, तो फिर आपको जो है ये सारे पॉइंट बताना होगा। एक अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत जो उद्योग कम हो गए हैं, है ना, 5 बचे हुए मेरे ख्याल से, और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आने वाले उद्योग हैं वो भी कम हो गए हैं। पहले 18 थे, फिर 8 हुए, पर अभी 1 ही बचा हुआ है। और पहले MRTP जो आयोग था उसके स्थान पर CCI आ गया है। तो ये सारी चीजें जो है आप इसमें बताएंगे जब आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है जिसमें सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है, यानी दोनों ही क्षेत्र इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, इसके उदाहरण आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे मोबाइल सेक्टर, बीमा क्षेत्र, मोबाइल क्षेत्र में आप देखते हैं कि BSNL भी काम कर रहा है और बाकी कंपनियां भी काम कर रही हैं, है ना। VI है ना, जियो रिलायंस है, एयरटेल है ना, ये सब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं और BSNL जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है ना। तो दोनों ही जो है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मोबाइल क्षेत्र में। इसी तरीके से बीमा क्षेत्र में हम देखें तो LIC है, GIC है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। बजाज एलायंस, करीब 28-30 कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। और निजी क्षेत्र में अगर हम जीवन बीमा की बात करें तो केवल LIC है। लेकिन अगर हम कारोबार की बात करें तो ये कारोबार, ये मतलब 30 कंपनियां लगभग हैं, तो 30% ही कारोबार है इनका, बाकी 70% कारोबार LIC का। सोचो मतलब 1% है इनका सबका अगर मिला दे, है ना। जीवन बीमा जो निगम है LIC, उसका अगर हम कारोबार देखें तो टोटल जो कारोबार है बीमा क्षेत्र का उसमें 70% इसी का है, बाकी 30% में सभी 28-30 कंपनियां आ जाती हैं, प्राइवेट कंपनियां जो काम कर रही हैं, है ना। तो ये है इस तरीके से। हालांकि मोबाइल सेक्टर में BSNL की स्थिति बहुत खराब है, लगातार घाटे में चल रही, बंद होने की स्थिति में है। अगर सरकार चाहे तो अगर आज बंद कर दी, यह हालत है, अगर अभी चला रही है सरकार उसको, लेकिन बंद करने की स्थिति में है। तो ये फर्क है, देखो BSNL सार्वजनिक उपक्रम है और LIC भी सार्वजनिक उपक्रम है, दोनों में कितना फर्क है ना। तो ये इस तरीके से पहला पॉइंट है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद दूसरा है नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी। भारत में जो स्वतंत्रता के समय समस्याएं विद्यमान थी, आर्थिक विषमता थी, गरीबी है, बेरोजगारी है, कृषिगत तथा औद्योगिक समस्याएं थी।
उन समस्याओं को दूर करने के लिए और भारत को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए या भारत का चहुमुखी विकास करने के लिए या भारत का समग्र विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया। इसमें 1 अप्रैल 1951 से इसको स्टार्ट किया गया था और 31 मई 2017 तक ये पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट चला है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद नवगठित नीति आयोग है, उसने जो है पुरानी जो अवधारणा थी उसको बंद कर दिया, समाप्त कर दिया और नई अवधारणा को लेकर आए हैं, जिसमें 3 चीजें शामिल हैं। इनको कहते हैं 15 वर्षीय दृष्टिकोण, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय कार्य योजना अभी संचालित हो रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर इसको अपनाया गया है, ये है ना, ये अभी इनको बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है ये इसको कहते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी, यानी भारत के विकास के लिए जो है एक प्लान्ड व्यवस्था काम कर रही है, जिसके तहत भारत को आगे किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। इसके बाद खुली अर्थव्यवस्था। देखिए 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। व्यापार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर, के साथ संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था है और दूसरी एक खुली अर्थव्यवस्था। ये तो बंद अर्थव्यवस्था तो खैर देखो अब प्रचलन में नहीं है ना। बंद अर्थव्यवस्था प्रचलन में क्यों नहीं है? क्योंकि वैश्वीकरण चल रहा है ना, वैश्वीकरण का जो दौर चल रहा है, इसमें बंद अर्थव्यवस्था अब प्रचलन में नहीं है। इसमें एक ऐसा मैंने क्वेश्चन भी बनाया था, उस समय दिया भी था बच्चों को कि बंद अर्थव्यवस्था आज वैश्वीकरण के इस युग में बंद अर्थव्यवस्था महज एक कोरी कल्पना है, इस कथन को समझाइए। आज वैश्वीकरण के इस युग में बंद अर्थव्यवस्था महज एक कोरी कल्पना है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मैंने एक क्वेश्चन उस समय दिया था, तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ सकता है। ये सारी चीजें आपकी विशेषताओं के अंतर्गत ही रहेंगी, है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वैश्वीकरण के अंतर्गत सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को खोल दिया गया है ना। सभी तरह की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें स्वच्छंद रूप से, मुक्त रूप से जो वस्तु है, सेवा है, तकनीक है, पूंजी निवेश है, उसका व्यापार होता है, आदान प्रदान होता है, उसका कारोबार होता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। क्योंकि अब जो है आप अपनी अर्थव्यवस्था को बंद नहीं रख सकते, आपको खोलना पड़ेगा, है ना। उसका कारण ये है कि हर देश जो है सभी चीजें उत्पादित नहीं कर सकता है, सारी चीजें नहीं बना सकता है, सभी प्रकार की सेवाएं जो है वो खुद जो है तैयार नहीं कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं बाहर से कुछ चीजें लेना पड़ेगी, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लेना पड़ेगी, है ना, सेवाएं लेना पड़ेंगी, कच्चा माल लेना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी देश जो है पूरी तरीके से आत्मनिर्भर चूंकि नहीं हो सकता है, इसलिए जो है आज बंद अर्थव्यवस्था संभव नहीं है और फिर वैश्वीकरण का युग है। तो खुली अर्थव्यवस्था ही वास्तव में आज सभी जगह चल रही है और भारत में भी वही चली, भारत भी इससे अछूता नहीं है, ठीक है। तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे वो सेवाएं हो, चाहे वो श्रम हो, चाहे वो पूंजी निवेश हो, चाहे तकनीक हो, इन सभी का विभिन्न देशों के बीच मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से आदान प्रदान होता है, व्यापार कारोबार होता है। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में खुली अर्थव्यवस्था क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है वस्तु, सेवा, पूंजी निवेश, तकनीक का आदान प्रदान होता है और WTO का प्रयास है। WTO के प्रयासों से जो है वैश्वीकरण का युग आया और इसी वजह से खुली अर्थव्यवस्था आज सब जगह चल रही है, ठीक है। WTO ने जो है सभी पर
कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स का सभी को पालन करना पड़ता है। इसलिए जो है कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करके नहीं रख सकता है। तो ये है। इसके बाद आता है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था एक्चुअली किसके आधार पर है? ये विश्व बैंक IMF के आधार पर है। विश्व बैंक IMF ने जो है कुछ मानदंड डिसाइड किए हैं, उन मानदंडों के आधार पर हम अपनी अर्थव्यवस्था को विकासशील कह रहे हैं, है ना। लगभग $12,000 ये से ज्यादा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसका है, आय जिसका है, उसको जो है कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। एक्चुअली इसने जो है 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, निम्न आय, मध्यम आय, उच्च आय, ऐसा करके कैटेगरी में डिवाइड किया। तो निम्न आय वाले जो देश हैं उनको कहा जाता है अल्पविकसित, मध्यम आय वाले जो देश होते हैं उनको विकासशील बोलते हैं, और उच्च आय वाले जो देश हैं उनको बोलते हैं विकसित। तो हमारा एक्चुअली हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मध्यम आय के अंतर्गत आती है। हमारे यहाँ पर जो भी जो डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है वो लगभग 2600 करीब है, $2601। अभी इसमें डेटा नहीं लिखा हुआ है, हाँ डेटा इसमें नहीं लिखा है, लेकिन अभी जो डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है भारत की वो है $2601। ठीक है। अगर यही $12,000 से ज्यादा हो जाएगी तो हमारा जो देश है वो विकसित देश बन जाएगा। आज की कंडीशन में ये है, अभी ये मानदंड डिसाइड किया गया है, ठीक है ना। तो हम अपने देश को विकासशील क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विश्व बैंक ने ऐसा मानदंड डिसाइड किया हुआ है, अपनी मर्जी से हम नहीं कह रहे हैं। नहीं तो कोई भी ऐसा कहने लगे भाई हम तो विकसित हो गए, है ना। तो विकसित कहने के लिए वो मानदंड पूरा करना पड़ेगा, और इसी आधार पर हम कह रहे हैं 247 तक हम जो है विकसित हो जाएंगे, है ना। तो अभी हम जब 247 के बारे में पढ़ेंगे, विकसित भारत के बारे में पढ़ेंगे, अगला टॉपिक वही आएगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या मानदंड हैं और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, उसके पीछे क्या तर्क है। तो वो तर्क आपको वहां पर बताना पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो विकासशील अर्थव्यवस्था वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है वो जो है 12,000 से कम है। 12,000 या उससे ऊपर की जिसकी आय है उसको जो है विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाता है, जो हम अभी यहाँ पर नहीं है। 2047 तक होने की संभावना है ना, ठीक है। तो अभी विकासशील है और 2047 तक ये क्या हो जाएगा, विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा लक्ष्य है, ठीक है। ऐसा लक्ष्य डिसाइड सरकार ने किया हुआ है, मोदी सरकार ने किया हुआ है। इसके बाद आता है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अब ये जो है इसका नकारात्मक पक्ष है, तो इसको हम नकारात्मक पक्ष में लिखेंगे। अगर दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो उसको नकारात्मक पक्ष के अंतर्गत बताना पड़ेगा। कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भरता है, यानी टोटल जो श्रम शक्ति है उसका 41.49%, हालांकि ये कम हुआ है। अगर हम 1950-51 की बात करें तो उस समय 70% था, लेकिन आज घट करके इतना हो गया है ना। तो निर्भरता कम हुई है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा लोग कृषि कार्यों में संलग्न हैं, यानी कृषि से सबसे ज्यादा लोग आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पर आता है सेवा क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इस तरह से स्थिति अभी बनी हुई है। खाद्यान्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, ये जो है डेटा इसमें लिखे हुए हैं। 1950-51 में 50 मिलियन टन खाद्यान्न हुआ करता था और अभी ये बढ़कर हो गया 315 मिलियन टन। नया डेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। डेटा के साथ आपको ये चीजें लिखना है, हर पॉइंट में, हर हेडिंग में आपको कोई ना कोई डेटा देना है। इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिना डेटा के आप कोई चीज लिख रहे हैं तो लिखना ना लिखना बराबर है ना। आपने कह दिया कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, तो आपको बताना पड़ेगा निर्भरता कितनी है, कैसे निर्भरता है, ये आपको बताना पड़ेगा ना। सिर्फ आप बता रहे हैं कि भाई निर्भरता है, निर्भरता कितनी है ये नहीं बता रहे हैं, तो उसका लिखने का कोई मतलब ज्यादा रहेगा नहीं, ठीक है। तो वही मैंने पहले बताया कि जिस तरीके से हम खाना खाते हैं और खाने में अगर नमक नहीं है तो खाना कैसा लगेगा, वैसे ही अगर आप
इकोनॉमी में कोई चीज लिख रहे हैं, उसमें डेटा नहीं हो तो खाने में नमक ना होने के बराबर है, उसको मजा नहीं आएगा। जैसे हम खाना खाते हैं, बिना नमक का खाना खाएं तो मजा नहीं आए, वैसे अगर बिना डेटा के आप इकोनॉमी में कुछ लिखें तो चेक करने वाले को मजा नहीं आएगा, तो फिर नंबर नहीं देगा, है ना। इतिहास में आपको सन लिखना होता है, इतिहास में जो महत्व सन या नाम का है, इकोनॉमी संविधान में या इंडियन पॉलिटी में जो महत्व आर्टिकल्स का है और नए कॉन्सेप्ट का, नए एग्जाम्पल का है, वही महत्व इकोनॉमिक्स में आंकड़ों का है ना। तो इसलिए जो है आंकड़ों की बाजीगरी आप चल रही है, आंकड़ों की बाजीगरी पर ध्यान देना है ना। लेकिन आंकड़े जो है एथेंटिक लिखना है और सोर्स लिखना, जैसे इसमें मैंने सोर्स नहीं लिखा, यहाँ पर सोर्स आपको कृषि मंत्रालय लिखना पड़ेगा। कृषि मंत्रालय का डेटा है और ये उसको क्या बोलते हैं, नहीं हाँ, आर्थिक समीक्षा का है। आर्थिक समीक्षा नया जो है, जो उसका भी खैर नहीं तो आई नहीं, तो जो भी है मतलब जो डेटा आप लिखे उसके ब्रैकेट में उसका सोर्स आपको लिख देना है, तो वो एथेंटिक दिखता है ना। और सोर्स भी ऐसा नहीं कि अब किसी पेपर का नाम आप लिख दिया, रोजगार या दैनिक भास्कर लिख दिया, नई दुनिया लिख दिया, तो वो सोर्स नहीं चलेगा, है ना। सोर्स एथेंटिक आपको लिखना है। आर्थिक समीक्षा है या किसी मंत्रालय कोई डेटा है ना। मध्य प्रदेश के अंतर्गत तो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण आपको उल्लेख करना है, या मध्य प्रदेश शासन की डायरी, उसमें भी डेटा एथेंटिक रहते हैं। तो इस तरीके से आपको डेटा बताना। ये है देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी, इसको मैंने ग्राफ के माध्यम से बताया है। और ये आपको जो है आगे भी काम आएगा। कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में योगदान या का योगदान अर्थव्यवस्था में एक जो टॉपिक है आगे, वहां पर भी जो है ये चीज आपको कृषि के वहां पर लिखना पड़ेगी, बताना पड़ेगी। तो ये जो है ग्राफ मैंने उसमें बताया हुआ है। और कहीं भी जहां पर कोई वृद्धि दर्शाई जाती है वहां पर आपको ग्राफ लिखना होता है। जहां पर अलग अलग डेटा होते हैं, उन डेटा को मिला करके हम कोई चीज देखते हैं तो वहां पर पाई चार्ट बताया जाता है। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे तीनों क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में योगदान, तो वहां पर पाई चार्ट बनता है। तीनों का अलग अलग योगदान बताएंगे तो वहां पर पाई चार्ट बनेगा। एक पर्टिकुलर क्षेत्र के योगदान में कमी या वृद्धि हो रही है तो वहां पर आपको ग्राफ बताना है। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग डायग्राम का यूज किया जाता है। तो यहां पर मैंने ये बताया है कि 2050-51 में कितना योगदान था कृषि क्षेत्र का, और फिर जो है धीरे धीरे कैसे कम हुआ है। 2050-51 में ये था 55.40%, फिर 2016-17 में जो है ये घट करके 17.4% हो गया, फिर 2018-19 में और कम हो गया है ना, 15.8%। 2019-20 में ये 17.9%, 20-21 में ये थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा है। ये एक्चुअली कोरोना के प्रभाव की वजह से बढ़ा है। कोरोना में जो है अन्य सेक्टर जो है बहुत ज्यादा पिछड़ गए थे, लेकिन कृषि पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए कोरोना का प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन बाकी सालों में जो है ये कम हुआ। ये दोनों कोरोना के प्रभाव की वजह, देखो यहाँ पर कम है, 18-19 में कम है, इसके जस्ट बाद कोरोना आया था, तो यहाँ पर 17.9% हुआ और 20-21 में उससे और ज्यादा हो गया। तो ये कोरोना की वजह से ऐसा दिख रहा है आपको। तो ये कृषि क्षेत्र में योगदान में कमी जो है ये एक तरीके से विकास का सूचक माना जाता है। तो इसको हम सकारात्मक उसमें लिखते हैं, मतलब कृषि क्षेत्र में निर्भरता में जो कमी हो रही है ये भी विकास का सूचक है। कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कम हो रहा है, सेवा क्षेत्र का बढ़ रहा है, ये जो है कहीं न कहीं विकास का सूचक माना जाता है। तो ये कहीं न कहीं हम जो है विकास के संबंध में लिख सकते हैं। या जब हम ऐसा कहें कि भारत, जब हम पढ़ेंगे कि भारत कैसे विकसित राष्ट्र बन जाएगा, तो वहां पर भी ये पॉइंट आ सकता है ना। भारत विकसित राष्ट्र कैसे बनने की ओर है या बन जाएगा या अग्रसर है, तो उसमें भी ये चीजें आएंगी।
विकास के सूचक माने जाते हैं। कृषि पर निर्भरता कम हो रही है, कृषि का जीडीपी में योगदान कम हो रहा है, सेवा क्षेत्र का बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विकास के सूचक माने जाते हैं। तो इनका जिक्र हम वहां पर करेंगे और ये डायग्राम भी, ये ग्राफ भी वहां पर बना सकते हैं। कई जगह इसका यूज आ जाएगा। कृषि क्षेत्र के संबंध में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी यूज में आ जाएगा। जब हम विकसित राष्ट्र 2047 पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक मैंने कंप्लीट किया। इसमें कुछ और पॉइंट अभी आएंगे, कंप्लीट नहीं हुआ है ये टॉपिक, पहला टॉपिक इसकी हम बात कर रहे थे। अभी जो है आगे हम उस पर कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल ये कंप्लीट आपका हो जाएगा और कल अगर समय रहते हो गया तो फिर दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, विकसित भारत @ 247। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही करना है।